जैसे सड़क पर चलती हुई कार, या धरती भी क्या कर रही है, चल रही है, पृथ्वी भी क्या कर रही है, घूम रही है, तो हम भी घूम रहे हैं। पूर्ण विराम अपेक्षिक होते हैं। गति और विराम एक दूसरे के सापेक्षिक होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, 4D क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। ठीक है, सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति चैप्टर चालू कर रहे हैं और इसका आज इंट्रोडक्शन हम लोग देंगे। इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, यानी फंडामेंटल बात करेंगे और उसका वन शॉट लेंगे, फंडामेंटल बात का वन शॉट लेंगे। और ये किसके लिए है? 11th के लिए है, IITG के लिए है और नीट के लिए है। ठीक है, और जितना मैं फंडामेंटल बता दूंगा उससे बाहर आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि सरल रेखा में गति क्या होती है। ठीक है, सरल रेखा में गति क्या होती है। तो देख लीजिए, ये अगर आप इस पे चल रहे हैं, कोई बॉडी है और इस पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, ठीक, तो ये सरल रेखा में गति है। कोई बॉडी ऊपर फेंक दी और फिर ये नीचे आई, तो ये भी कौन रेखा में गति है? सरल रेखा में गति। तो जब कोई वस्तु एक सीधे मार्ग पर गमन करती है तो वस्तु की गति को सरल रेखीय गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। ठीक है, इसको रेखीय गति भी कहा जाता है। तो सरल रेखीय गति आपको समझ में आ गई होगी। क्या है सरल रेखीय गति? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गमन करती है, जैसे सड़क पर चलती हुई कार, रेलवे लाइन पर चलती हुई रेलगाड़ियां, ये सब सरल रेखीय गति होती है। ठीक है, तो क्या इसको लिख दिया जाए? तो लिख दीजिए, जब कोई वस्तु सीधी मार्ग पर गमन करती है या गति करती है तो वस्तु की गति को सरल रेखीय या सरल रेखा में गति कहा जाता है। एग्जाम्पल में आपको बता दें, आप ही रोड पर चल रहे हैं, सरल रेखीय गति है। गाड़ियां चल रही हैं, मोटरसाइकिल चल रही है, कार चल रही है, रोड पे सरल रेखीय गति है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हमको पता रहना चाहिए कि यांत्रिकी क्या होता है। ठीक है, तो यांत्रिकी क्या होता है? तो यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तु की विरामावस्था और गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो यांत्रिकी किसे कहेंगे? यांत्रिकी आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ रखिए और लिखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तु की विरामावस्था या गति अवस्था और उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, और यांत्रिकी के 3 भाग होते हैं। स्थितिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्टैटिक्स, दूसरा होता है शुद्ध गतिकी, जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स, और तीसरा होता है बल गतिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स। तो यांत्रिकी बोल दिए, यांत्रिकी किसकी है, किसका अध्ययन है? ठीक है, विराम या गति का अध्ययन करेंगे, यांत्रिकी होगा। और यांत्रिकी का पहला जो है वो क्या है? स्थितिकी। तो स्थितिकी क्या होता है कि जब कोई वस्तु विराम में होता है, क्या में? विराम या संतुलन में होता है, तो इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? इसके अध्ययन को स्थितिकी कहेंगे। ठीक है, यानी यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु के विरामावस्था या संतुलन अवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थितिकी कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, जैसे घर में आपके रूम में पड़ा हुआ टेबल चुपचाप है, उस पर बहुत सारा बल, हवा का बल लग रहा, प्रेशर लग रहा, पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, फिर भी वो एकदम क्या है? रुका हुआ है। तो उसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग स्थितिकी। अब ये शुद्ध गतिकी माने यही अभी आपको इस चैप्टर में भी पढ़ना है। ठीक है, तो शुद्ध गतिकी माने शुद्ध माने समझते हैं ना, प्योर। शुद्ध गति का अध्ययन करना है, शुद्ध गति का अध्ययन करना है, गति का कारण का अध्ययन नहीं करना है।
गति के कारण क्या होता है बाबू? गति। कोई भी वस्तु गति में कब होता है? यानी बल का अध्ययन नहीं करना है। ठीक। तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु की केवल गति का अध्ययन करते हैं, उसके कारण का यानी बल का नहीं, शुद्ध गतिकी कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें बल के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। बल का प्रभाव समझ रहे हैं? बल का प्रभाव माने बल लगेगा तभी वस्तु गति में होगा। बल का अध्ययन नहीं करेंगे, उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे, शुद्ध गतिकी कहलाएगा। इसमें बल का अध्ययन नहीं होगा। और इसी में हमको सारी चीजें पढ़नी है। पहला चैप्टर में फिजिक्स के तीसरे चैप्टर में ये शुद्ध गतिकी पढ़नी है और इसी के बारे में पढ़नी है। इसके बाद जब ये खत्म होगा तब बल गतिकी पढ़ेंगे। तो बल गतिकी किसे कहेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा या यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें गति तथा गति के कारण और गति का कारण कौन होता है बेटा? बल का अध्ययन करते हैं, बल गतिकी कहलाता है। भौतिकी विज्ञान भी आप बोल सकते हैं। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु की गति के साथ साथ बल का भी अध्ययन किया जाता है, बल गतिकी कहलाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो शुद्ध गतिकी में हमको अध्ययन करना है। हमको किसको अध्ययन करना है? इस चैप्टर में शुद्ध गतिकी का अध्ययन करना है। तो शुद्ध गतिकी में आपको क्या क्या अध्ययन करना है? ठीक है, शुद्ध गतिकी में आपको क्या क्या अध्ययन करना है और क्या क्या आपको पढ़ना है, हम लिख देते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे हम, पॉइंट ऑब्जेक्ट। दूसरा बोलेंगे निर्देश तंत्र। दूसरा हम बोलेंगे निर्देश तंत्र यानी रिफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तीसरा पर हम लोग पढ़ेंगे बात विराम किसे कहेंगे? निर्देश तंत्र के प्रकार भी देखेंगे, 2 प्रकार के होते हैं, आगे होगा। विराम माने रेस्ट। और नेक्स्ट पढ़ेंगे गति। ठीक, मोशन और गति 5 प्रकार की होती है। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, एक समान गति, असमान गति। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इतना ही इस लेक्चर में हम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ये हमारा फंडामेंटल है यानी बेसिक है। किसका? सरल रेखा में गति का बेसिक है ये। और ये आपको अच्छी तरह से पता रहेगा तो आगे ये सारी चीज़। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर इसमें, तो हम लोग बात करेंगे किसका? दूरी। उसके बाद किसका बात करेंगे? विस्थापन। ठीक, और किसका बात करेंगे सर? और हम लोग बात करेंगे चाल। किसका बात करेंगे? चाल। ये आगे लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, ये सब आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद वेग और इसके बाद बोलेंगे त्वरण। ये जो हम अभी ये कर रहे हैं, ये वाला पार्ट हम लोग आगे के लेक्चरों में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, गति और गति के प्रकार तक। ठीक है, क्लियर है? तो क्या हम बोले हैं? यांत्रिकी किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तु की विरामावस्था या गति अवस्था और उस पर लगने वाले बल का अध्ययन करते हैं, यांत्रिकी कहलाता है। यांत्रिकी के 3 भाग हैं, स्थैतिकी स्टैटिक्स, शुद्ध गतिकी काइनेमेटिक्स और बल गतिकी डायनामिक्स। स्थैतिक किसे कहते हैं? ठीक है, तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें हम वस्तु की विरामावस्था या संतुलित अवस्था का अध्ययन करते हैं, स्थितिकी कहलाता है। शुद्ध गतिकी माने शुद्ध गति का बात करना है, उसके कारण का नहीं, बल का नहीं। तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें हम वस्तु के केवल गति का अध्ययन करेंगे, उसके कारण का नहीं, यानी बल का प्रभाव का अध्ययन करेंगे, बल का नहीं, शुद्ध गतिकी कहलाएगा। और तीसरा है हमारा बल गतिकी। तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें हम वस्तु की गति के साथ साथ उस पर लगने वाले बल का भी अध्ययन करते हैं, जो न्यूटन के गति का नियम के से स्टार्ट होगा। ठीक है, बल गतिकी कहलाता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि निर्देश तंत्र क्या होता है। ठीक है, निर्देश तंत्र माने फ्रेम ऑफ रिफरेंस या आप बोल सकते हैं रिफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो सबसे सटीक बात है कि हम किसी भी वस्तु की स्थिति और गति बताने के लिए जिस मूल बिंदु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, माने दर्शक के सापेक्ष में किसी भी वस्तु की स्थिति और गति बताने वाले यंत्र को ही निर्देश तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो निर्देश तंत्र क्या कहलाएगा? वैसा तंत्र जिसमें दर्शक वस्तु की स्थिति
स्थिति या गति, और गति में कौन कौन आ जाएगा बेटा? गति में दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण। वैसा तंत्र जिसमें दर्शक वस्तु की स्थिति या गति को बताता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी कोई भी चीज दर्शक के सापेक्ष ही उसकी स्थिति या गति को बताया जा सकता है। ठीक है। अब टेक्निकल भाषा में इसको बोला जाए तो इसमें 3 निर्देशांक लिया जाता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये जेड अक्ष इधर नहीं होता है, ये जेड अक्ष इधर होता है, इधर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मूल बिंदु। और इसी मूल बिंदु पर कौन रहता है? दर्शक। ठीक। मूल बिंदु किसे कहेंगे? जहाँ से वस्तुओं की गति या विरामावस्था को हम लोग क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं, मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है। अगर यहाँ पे वस्तु है तो इस वस्तु का नियामक होगा x, y, z। अगर 2 अक्ष रहेगा तो x, y होगा। ठीक है। ये नियम है, पहले x लिखेंगे, उसके बाद y लिखते हैं, उसके बाद z अक्ष लिखते हैं। ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है और ये z निर्देशांक है। ये तीनों एक दूसरे से कितना डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री। कितना डिग्री का कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और यहाँ पे दर्शक रहेगा और क्या होना चाहिए? इसमें घड़ी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घड़ी। 12, 3, 6, 9, एक घड़ी होना चाहिए। ठीक है। तो निर्देश तंत्र किसे कहेंगे? वैसा निर्देशांक जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु की स्थिति या गति को बता सकते हैं, निर्देश तंत्र कहलाता है। और दर्शक होना चाहिए। तो निर्देश तंत्र में क्या क्या होना चाहिए? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है। और तीनों एक दूसरे के लंबवत होता है। और एक दर्शक होना चाहिए, और दर्शक हमेशा मूल बिंदु पर होना चाहिए। और वस्तु होना चाहिए, ये वस्तु है। और समय को बताने के लिए घड़ी होना चाहिए, समय को बताने के लिए घड़ी होना चाहिए। और आप आज़ाद हैं किसी भी अक्ष को एक्स, वाई और जेड मानने के लिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किसी को एक्स मानिएगा, इसको वाई मानिएगा, इसको जेड। आपका मन तो इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए। ठीक है। ठीक है। तो निर्देश तंत्र ये है। और निर्देश तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो निर्देश तंत्र जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बाबू जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक। और दूसरा होता है अजड़त्वीय। कौन होता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल इंग्लिश में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जो है, इसका यूज इस चैप्टर में प्रायः होगा या ना के बराबर होता है, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसका उपयोग आपको कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा कहाँ? जब न्यूटन लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन का नियम पढ़ेंगे, बलगतिकी पढ़ेंगे, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। और वहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये क्या होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। ठीक है। मोटा मोटी अगर आपको जानना है तो वैसा निर्देश तंत्र जिसमें त्वरण नहीं होता, यानी विराम अवस्था में होता है या एक समान चाल से गति करता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे पृथ्वी गति में होता है, लेकिन ठीक है, पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जाता है। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहेंगे? वैसा निर्देश तंत्र जिसमें त्वरण होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। सिंपल, अभी हल्का फुल्का जानने के लिए, ज़्यादा विस्तार में हम लोग बात करेंगे कहाँ? न्यूटन के गति के नियम में। ठीक है। तो ये निर्देश तंत्र हुआ। निर्देश तंत्र में 3 अक्ष होनी चाहिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, और तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होना चाहिए। ठीक। और मूल बिंदु पर दर्शक होना चाहिए जो वस्तु की स्थिति और गति को देखेगा, परखेगा। और वस्तु होना चाहिए, साथ में समय को बताने के लिए घड़ी होना चाहिए, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो वैसा तंत्र जिसकी मदद से किसी वस्तु की विरामावस्था या गति अवस्था का अध्ययन करते हैं, निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है। यानी निर्देश तंत्र आपको
दर्शक जहाँ रहेगा वहीं से आप दर्शक ही समझ लीजिए। आप किसी को एनालाइज कीजिएगा, आप वही निर्देश तंत्र है और आपके माथा पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष खींच दिया जाए और घड़ी ले लीजिए और वस्तु को देखिए, निर्देश तंत्र हो। चलिए आगे देखते हैं। बिंदु वस्तु किसे कहेंगे? बिंदु वस्तु मीन्स पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं सब बिंदु वस्तु, सबको बिंदु वस्तु कहा जाता है। अरे सर पागल हो गए हैं क्या? देखिए बिंदु वस्तु किसे कहते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया का सारा वस्तु बिंदु वस्तु माना जा सकता है। देखिए बिंदु किसे कहते हैं, ले लीजिए ये बिंदु है सर, क्या इसका आकार है? नहीं सर, आकार तो है, इसका आकार, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, इसको क्या माना जाए? नगण्य मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? नगण्य, नेग्लिजिबल। यदि किसी वस्तु का आकार, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व को नगण्य मान लिया जाए, नगण्य माने नहीं होता है, नगण्य माने कुछ नहीं होता है, नगण्य माने है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? अरे यार ठीक, नगण्य माना जाता है, वो बिंदु वस्तु कहलाता है। क्या इसको नाप सकते हैं? यस सर नाप सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि दीवार पर चींटी रेंगती है, अरे यार ठीक है, उसको नगण्य मान के चलते हैं। क्या उसका औकात नहीं है? है सर, ठीक है, उसको वजन किया जा सकता है सर, ठीक है सर, उसको नापा जा सकता है सर, मापा जा सकता है। तो वैसा वस्तु जिसका आकार, द्रव्यमान, आयतन और घनत्व आदि का हो, नगण्य माना जाए, बिंदु वस्तु कहलाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम। ठीक है, लिखते हैं तो वैसा वस्तु, ठीक है, लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वैसा वस्तु, वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिसका आकार, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व आदि क्या माना जाता है? नगण्य माना जाता है, बिंदु वस्तु कहलाता है, बिंदु वस्तु कहलाता है। ठीक, अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक, अब क्लियर होगा। देखिए ये एक रेलवे स्टेशन है ए और ये एक रेलवे स्टेशन है बी, और इसके यहाँ पर दो लाइन बिछी हुई है और इस पर ट्रेन चल रही है, इस पर ट्रेन है, ये मान लीजिए आप इसको ट्रेन चल रही है। तो इस दूरी के रिस्पेक्ट में, दो स्टेशनों के बीच की दूरी के तुलना में इस ट्रेन का आकार बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो ये ट्रेन क्या है? ट्रेन को बिंदु वस्तु माना जा सकता है। ठीक है, ठीक, तो इसको अगर हम परिभाषित करें या में परिभाषित करें, ठीक है, या, ठीक है, या यदि किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में काफ़ी कम होती है। कितना? काफ़ी कम होती है, तो ऐसे वस्तु को बिंदु वस्तु कहा जाता है। बिंदु वस्तु कहा जाता है, बिंदु वस्तु कहा जाता है। क्लियर? ठीक, तो आप अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो आप देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये कोई वस्तु है और ये चल करके कहाँ गया? मान लीजिए यहाँ गया। तो इस दूरी के रिस्पेक्ट में, देखिए इस दूरी के रिस्पेक्ट में इस वस्तु का आकार बहुत छोटा है, तो ये वस्तु का कहलाएगा बिंदु वस्तु, बिंदु वस्तु कहलाएगा।
ठीक, जैसे हम और आप, हम लोग क्या करते हैं, घर से बाजार निकले तो बाजार और घर के बीच दूरी काफ़ी है और हम उसके सामने, मेरा आकार बहुत छोटा है तो हम बिंदु वस्तु। पृथ्वी भी बिंदु वस्तु है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, बहुत अधिक है, और आप बहुत दूर से पृथ्वी को देखिएगा तो एकदम बिंदु वस्तु नजर आएगा। तो दुनिया की तमाम वस्तु को हम लोग बिंदु वस्तु मान सकते हैं। सड़क पर चलती हुई गाड़ी, सड़क की तुलना में वो जहाँ से चलना स्टार्ट किया और जहाँ जाएगा उसकी तुलना में उसका आकार बहुत छोटा है, बिंदु वस्तु। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी का मान बहुत बड़ा हो और उसकी तुलना में उस वस्तु का आकार बहुत छोटा हो तो वस्तु बिंदु वस्तु कहलाता है। ठीक है, और इस चैप्टर में कितना भी बड़ा बॉडी हो, वस्तु हो, उसको हम बिंदु वस्तु मान करके अध्ययन करेंगे। किसमें? शुद्ध गतिकी में वस्तु कितना भी बड़ा हो, आपको उस वस्तु को बिंदु वस्तु मान करके ही अध्ययन करना है। ठीक है, क्लियर है? इसलिए बिंदु वस्तु को हमने क्या किया, परिभाषित किया। तो बिंदु वस्तु क्या है? वैसा वस्तु जिसका आकार, आयतन, द्रव्यमान और घनत्व नगण्य हो, बिंदु वस्तु कहलाता है। या वैसा वस्तु जिसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में उसका आकार बहुत छोटा हो तो बिंदु वस्तु कहलाता है। क्लियर है? देख लीजिए, जैसे अगर हम अपने बारे में बताएं, हम एक स्टेप चले, क्या हम बिंदु वस्तु हैं? नहीं, क्योंकि हमारा स्टेप हमारे साइज से क्या है, छोटा है, हम बिंदु वस्तु नहीं। लेकिन यही अगर हम 1 किलोमीटर चल जाते हैं तो हम बिंदु वस्तु हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो बिंदु वस्तु ये है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे किसका? विराम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विराम। तो विराम किसे कहेंगे? रेस्ट। रेस्ट, ठीक है, ठीक है, विराम किसे कहेंगे? यदि कोई वस्तु समय बीत रहा हो और दर्शक के रिस्पेक्ट में वस्तु अपना स्थिति को क्या करता है, चेंज नहीं करता है, तो वस्तु किस में कहलाता है? विरामावस्था में कहलाता है। जब कोई वस्तु समय के साथ दर्शक के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलता है। ठीक है, देखिए, यदि कोई वस्तु समय के साथ दर्शक के सापेक्ष, दर्शक जो उसको देख रहा है, दर्शक या परिवेश, दर्शक के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है, नहीं करता है, तो वस्तु विराम में कहलाता है। विराम में कहलाता है या विरामावस्था कहलाता है। ठीक, या बात समझ में आ गया? आप लोग हमको देख रहे हैं और हम चुपचाप देखें, हिल डुल नहीं रहे, समय बीत रहा, आप हमको देख रहे हैं, विराम में। अब हम हिल रहे हैं तो गति में। तो या देखिए, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, ध्यान से, निर्देश, ये बहुत अच्छा डिफिनीशन है। निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु, निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि वस्तु यदि अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो वस्तु विराम या विरामावस्था में कहलाता है, या विरामावस्था में कहलाता। देखिए, निर्देश तंत्र में सब है, दर्शक भी है, घड़ी भी है और XYZ भी है। ठीक है, यानी अगर आपको अच्छा से समझना हो फिगर के साथ, तो आपको फिगर के साथ हम बता देते हैं। ठीक है, तो फिगर के साथ में आपको बताना है तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये Y अक्ष, ये X अक्ष और ये Z अक्ष, और यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ पे आप हैं दर्शक, यहाँ पे दर्शक हैं, और ये घड़ी टिक 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 कर रही है, ये घड़ी टिक 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 कर रही है, और आप वस्तु हैं, और आपका स्पीड क्या है? 0 है, एकदम रेस्ट में हैं, आप अपना जगह बदल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपका XYZ
एक्स कोमा वाई कोमा जेड कुछ बदल नहीं रहा तो आप विरामावस्था में। तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो वस्तु विराम में कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब गति के बारे में बात है। क्या दुनिया का, सुनिए, क्या दुनिया में कोई भी वस्तु विरामावस्था में है? नहीं, पूर्ण विरामावस्था संभव नहीं है। किसी के नज़र में आप गति में हैं और किसी के नज़र में आप विराम में हो सकते हैं। आप बोलते हैं कि हम खड़ा हैं तो आप बोलिएगा विराम में है, बोलिएगा, ठीक। लेकिन चूंकि धरती भी क्या कर रही है? चल रही है। पृथ्वी भी क्या कर रही है? घूम रही है। तो हम भी घूम रहे हैं। पूर्ण विराम संभव नहीं है। ये देखने वाले के नज़रिए पर डिपेंड करता है कि हम विराम में हैं या गति में हैं। यानी दर्शक निर्धारित करेगा कि हम विराम में हैं या गति में हैं। समझ में आ रही बात? अगर दर्शक जो देख रहा है उसके सापेक्ष में अगर हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है, हम जगह अपना बदल नहीं रहे हैं, तो हम विराम में हैं। अगर हम जगह बदलेंगे तो गति में होंगे। ठीक है, और अच्छा से बातें होंगी विराम के बारे में। पहले गति के बारे में बात कर लें। गति किसे कहेंगे? सर, जो परिभाषा दिए हैं उसी में हल्का फुल्का परिवर्तन ला दीजिए, गति होगा। यदि कोई वस्तु दर्शक के सापेक्ष समय के साथ माने समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। स्थिति में क्या करता है? परिवर्तन करता है तो वस्तु गति में कहलाता है। गति में कहलाता है। सारी बात समझ? कहलाता है। जैसे हम प्लेटफार्म पर खड़े हैं और ट्रेन गुजर रही है, तो मेरे रिस्पेक्ट में ट्रेन क्या हो रहा है? अपनी स्थिति को बदल रही है, तो ट्रेन क्या है? गति में है। ठीक है, लेकिन ट्रेन में दो जो यात्री बैठे हैं आमने सामने, दोनों अपनी स्थिति, एक दूसरे की स्थिति को चेंज होता नहीं देख पा रहे, यानी दोनों विराम में है। अगर एक आदमी देखेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे हम हैं और यहाँ पर ट्रेन है, और ट्रेन या कुछ भी देख लीजिए, बस ले लीजिए, ठीक है, ये है, अच्छा कुछ भी ले लीजिए बाबू, ट्रेन का बोगी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। ये बस ले लीजिए, ठीक है, ऐसे ले लीजिए, ठीक। और इसमें दो यात्री हैं, मान लीजिए बहुत भीड़ है और इसमें दोनों यात्री खड़े हुए हैं, तो ये अगर इसको देखेगा, ट्रेन चल रही है, ये बस चल रही है, ये वेग से चल रही है, तो ये आदमी इसको देखेगा तो ये विराम में है, और ये भी इसको देखेगा तो विराम में है। लेकिन ये जो देखेगा, ये देखेगा तो ये दोनों गति में है, और ये दोनों इसको देखेंगे तो वो भी बोलेंगे कि ये गति में है, क्योंकि ये पीछे जा रहा होगा, ये आगे जा रहा तो इनको अनुभव हो रहा कि पीछे जा रहा है, ठीक है। और ये एक दूसरे के सापेक्ष कौन चीज में? विराम अवस्था में है, और ये इनके सापेक्ष गति में, और इसके सापेक्ष ये दोनों का है गति में। तो बिना विराम के गति बताया नहीं जा सकता, अब बिना विराम का गति नहीं बताया जा सकता, और बिना गति का विराम बताया नहीं जा सकता। इसका मतलब पूर्ण गति भी संभव नहीं, ठीक है। तो दूसरा परिभाषा में आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? क्या कि निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि वस्तु अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करता रहता है, लगातार परिवर्तन करता है, तो परिवर्तन करता है तो वस्तु गति में कहलाता है, वस्तु गति में कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? निर्देश तंत्र में सब आ गया, घड़ी आ गया, दर्शक आ गया, एक्स वाई जेड अच्छा आ गया, सब आ गया। ये दूसरा टाइप का परिभाषा है, और यही अच्छा, माने हमारे नज़र में ये अच्छा परिभाषा, ये सिंपल परिभाषा है, ठीक, जिससे भी हमको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो गति इसे कहेंगे। तो क्या पूर्ण गति संभव है? नहीं है सर। तो क्या गति और विराम एक दूसरे के सापेक्षिक होते हैं? यस सर, गति और विराम एक दूसरे के सापेक्षिक होते हैं। गति
और विराम एक दूसरे के सापेक्षिक होते हैं। विराम, गति और विराम एक दूसरे के, गति और विराम एक दूसरे के सापेक्षिक होते हैं। सापेक्षिक होते हैं। समझ में आ रहा बात? सापेक्षिक माने बिना विराम के आप गति नहीं बता सकते और बिना गति के विराम नहीं बता सकते। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, अब गति कितने प्रकार का होता है? तो शुद्ध गति की वाले चैप्टर में गति को हमने 5 भागों में बांटा है। पहला होता है एक विमीय गति, ठीक, दूसरा द्विविमीय गति, तीसरा त्रिविमीय गति, चौथा एक समान गति और पांचवा असमान गति। तो एक विमीय, दो विमीय और तीन विमीय क्या है सर? हमको समझ में नहीं आता है। सर देखिए, ये था अभी हम आपको बताएं एक्स अक्ष, और ये था आपका वाई अक्ष, और ये था आपका जेड अक्ष। था सर? ठीक है सर। अगर कोई वस्तु किसी ये तीनों अक्षों में से किसी एक अक्ष पर चलेगा, या तो एक्स में चले या वाई में चले या जेड में चले, तो वस्तु की गति को एक विमीय गति कहेंगे। एक अक्ष का यूज होगा तो एक विमीय, जैसे सड़क पर चलती हुई गाड़ी। क्लियर? द्विविमीय वस्तु गति किसे कहेंगे सर? तो वस्तु की वैसी गति जिसमें तीनों अक्षों में से कोई दो अक्ष का इस्तेमाल होता है, कोई दो अक्ष का इस्तेमाल होता है, तो वैसी गति को द्विविमीय गति कहते हैं। और द्विविमीय गति कैसे होगा देख लीजिए। ये इधर गए आप और फिर यहाँ गए, तो ये आपने एक्स भी कवर किया और वाई भी कवर किया, और ये आप किसमें है? समतल में है। किसमें है आप? समतल में है। इसका मतलब आप द्विविमा में चल रहे हैं, और द्विविमीय गति को समतल में गति भी कहा जाता है। ठीक है। अब त्रिविमीय गति क्या है सर? त्रिविमीय गति क्या है सर? तो त्रिविमीय गति किसे कहेंगे सर? तो जब कोई वस्तु एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों अक्षों पर गति करता है, जैसे मक्खी की गति, मक्खी जो उड़ रहा है उसकी गति, मच्छर की गति, ठीक है, वो तीनों अक्ष में है, एक्स अक्ष में भी है, वाई अक्ष में भी और जेड अक्ष में है, तो ऐसी गति को त्रिविमीय गति कहेंगे। तो वस्तु की वैसी गति जिसमें तीनों अक्षों का इस्तेमाल होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष का, तो वस्तु की गति को त्रिविमीय गति कहा जाता है। ठीक, जैसे मच्छर की गति। ठीक है, क्लियर? एक विमीय गति का उदाहरण सड़क पर चलता हुआ आदमी, एक विमीय का उदाहरण लिफ्ट से ऊपर जाता हुआ आदमी या लिफ्ट से नीचे आता हुआ आदमी। ठीक है, ठीक। और द्विविमीय का मतलब, द्विविमीय का मतलब आप छलांग लगा लीजिए। देखिए, यहाँ से आप ऐसे कूद कर जाइए तो आप एक्स में भी चल रहे हैं और आप वाई में भी चल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्रक्षेप गति। ये द्विविमीय गति है। वृत्तीय गति, आप वृत्त में चल रहे हैं तो आप एक्स में भी चल रहे हैं और वाई में भी चल रहे हैं, द्विविमीय गति। समझ में रहा है? और त्रिविमीय में तीनों अक्ष आप कवर करते हैं, इसको आकाशीय गति बोलेंगे या व्योम गति बोला जाता है। तो गति कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, एक समान गति, असमान गति। चलिए बारी बारी देखते हैं। तो गति कितना प्रकार का हम पहले बता चुके हैं। एक विमीय गति, एक विमीय गति को मोशन इन 1 डायमेंशन बोलते हैं। ठीक, द्विविमीय गति मोशन इन 2 डायमेंशन बोलते हैं। त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति को मोशन इन 3 डायमेंशन कहते हैं। ठीक, एक समान गति को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, असमान गति को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ठीक है, और सभी के बारे में, अभी 3 के बारे में तो आपको हम बता दिए हैं, अब बारी बारी से तीनों पांचों का हम लोग वर्णन करते हैं। ठीक है, चलिए पहला है एक विमीय गति। एक विमीय गति, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1D। यदि कोई वस्तु तीनों अक्षों में से, नहीं समझे? किसके तीनों अक्षों में से? निर्देश तंत्र के, निर्देश तंत्र के, निर्देश तंत्र के तीनों अक्षों में से कोई एक अक्ष में गति करता है, कोई एक अक्ष पर गति करता है, अक्ष पर गति करता है, तो वस्तु की ऐसी गति को, तो वस्तु की ऐसी गति को एक विमीय यानी 1D गति कहा जाता है, गति कहा जाता है।
जैसे इधर गया एक्स अक्ष, इधर आ रहा ये माइनस एक्स अक्ष, ऊपर जा रहा वाई अक्ष, नीचे आ रहा माइनस वाई अक्ष, आगे जा रहा जेड अक्ष, पीछे जा रहा माइनस जेड अक्ष। क्लियर है? यानी तीनों अक्षों में से किसी एक अक्ष पर गमन करेगा तो एक विमीय गति कहलाएगा। एग्जाम्पल में सड़क पर चलता हुआ आदमी, सड़क पर चलती हुई गाड़ियाँ, ठीक है? क्लियर है? ये सब एक विमीय गति है। ठीक, अब चलते हैं द्विविमीय। तो द्विविमीय गति का परिभाषा क्या होगा? जब कोई वस्तु निर्देश तंत्र के तीनों अक्षों में से कोई दो अक्ष पर गमन करता है या गति करता है तो वस्तु की गति को द्विविमीय गति कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आपने कहा कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये मूल बिंदु है। आप यहाँ से पत्थर फेंके और पत्थर ऐसे जाके गिर गया, तो ये देख लीजिए ये एक्स अक्ष में भी चला पत्थर और किस में चला? वाई में भी चला। देख लीजिए यहाँ वाई है, ये वाई अक्ष है और इधर पूरा ये नीचे वाला एक्स अक्ष है, तो दो अक्ष कवर किया, द्विविमीय। इसी तरह से आप वृत्त में चलते हैं तो वृत्त का केंद्र है, ये त्रिज्या है, ये आपका एक्स अक्ष है। आप इस पर चलेंगे, यहाँ से चलना प्रारंभ कीजिएगा तो आप वाई में भी चल रहे हैं, ठीक है? यहाँ से आप यहीं से चलिए ना, यहाँ से ये देखिए आप कहाँ चल रहे हैं, ये देखिए आप वाई में भी चल रहे हैं और एक्स में भी चल रहे हैं, ठीक है? तो आप वाई में भी चल रहे हैं और एक्स अक्ष में भी चल रहे हैं। तो ये दोनों किसका उदाहरण है? प्रक्षेप गति। इसको कौन गति कहते हैं? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसको बोलते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति ये द्विविमीय गति का उदाहरण है। और ये द्विविमीय गति को समतल में गति भी कहा जाता है। समतल में गति भी कहा जाता है। किसको? द्विविमीय, समतल में गति भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा हम लोग है। तीसरा क्या है? तीसरा आपके पास है, तीसरा जो है आपका त्रिविमीय। ठीक है, त्रिविमीय गति, मोशन इन 3D बता चुके हैं। जब कोई वस्तु निर्देश तंत्र के तीनों अक्षों पर गति करता है तो वस्तु की गति को त्रिविमीय गति कहा जाता है। त्रिविमीय गति कहा जाता है। ठीक है, यानी बोला गया आपको बोला गया दिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, आप तीनों पे चल रहे हैं सर। एक्स भी है आपके पास, वाई भी है और जेड भी है, और आप चल रहे हैं भी वेग से। ठीक है, और यहाँ से आपका ये आगे बात होगी, ये पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। ठीक है, और यहाँ पे मूल बिंदु। ठीक है, जैसे अच्छा इसे आकाश या व्योम माने होता है आकाश, व्योम में गति भी कहा जाता है। गति भी कहा जाता है। ठीक है, व्योम में गति भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, उड़ता हुआ मच्छर, उड़ता हुआ मच्छर, मक्खी, आकाश में कटी हुई पतंग, आकाश में कटी हुई पतंग, ये सारा एग्जाम्पल है ETC। ठीक है, आगे और आपको पता चल जाएगा कौन 1D है, कौन 2D है, कौन 3D है, कौन एक विमीय है, कौन द्विविमीय है, कौन त्रिविमीय है। चलिए अब हमारा बात है, चौथा जो आ रहा है वो एक समान गति हो।
तो एक समान गति किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु गति में हो और बराबर दूरी बराबर समय में तय करता हो तो वस्तु की गति को एक समान गति कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति। एक समान गति, तो एक समान गति किसे कहेंगे सर? तो एक समान गति कहेंगे जब कोई वस्तु गति करता है, जब कोई वस्तु गति में हो, गति में हो और यदि वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है, समान दूरी तय करता है, तो वस्तु की गति को एक समान गति कहा जाता है या समान गति कहा जाता है। एक समान गति कहा जाता है। ठीक, जैसे देखिए एग्जाम्पल, ए से बी तक आप ले जा रहे हैं और आप यहाँ पर बराबर इक्वल डिस्टेंस आप ले लेते हैं, सब इक्वल डिस्टेंस है। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और ये भी 1 मीटर है, और ये भी 1 मीटर है, और आपने 1 मीटर को आपने 5 सेकंड में तय किया, और इसको भी 5 सेकंड में तय किया, और इसको भी आपने 5 सेकंड में तय किया, और इसको भी आपने 5 सेकंड में तय किया, तो ये एक समान गति होगा। एक समान गति है, चाहे वो समय का अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। ठीक है, समझ में आ रही बात? समय का अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। ठीक है, ये हुआ एक समान गति। असमान गति किसे कहेंगे? तो असमान गति आप यही देख लीजिए, या तो ये बदल जाए, 1 मीटर यहाँ हो और ये 1.5 हो जाए, फिर 1 हो जाए, फिर 2 हो जाए, या ये सब फिक्स रहे, ये चेंज हो जाए। ये 5 सेकंड लगा 1 मीटर चलने में, तो यहाँ पर 7 सेकंड लगा, या यहाँ पर 3 सेकंड लगा, तो ये या दोनों बदल जाए, असमान गति कहलाएगा। तो जब कोई वस्तु असमान गति, ठीक है, असमान गति का जब कोई वस्तु गति में हो, वस्तु गति में हो, और यदि वस्तु समान समय में, ध्यान से, समान समय में असमान दूरी, या असमान समय में, असमान समय में समान दूरी। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है? या समय और दूरी दोनों असमान हो, दूरी दोनों असमान हो, समझे? असमान हो तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। असमान गति कहलाती है। आ गई बात समझ में? जैसे समान गति पहले समझिए, घर से आप निकले बाजार, आराम से जा रहे हैं, आपका हर एक स्टेप कांस्टेंट है, हर एक स्टेप का लेंथ क्या है? कांस्टेंट है, और टाइम भी कांस्टेंट है, तो आप एक समान चाल से चल रहे हैं, ठीक, एक समान गति से चल रहे हैं। अब क्या आपके पास पापा का आपका फ़ोन आ गया, अरे पापा का फ़ोन आ गया, कहाँ पे हो? यहीं तो है, जल्दी आओ। तो अब आप क्या कीजिएगा? आपका स्टेप कम या ज़्यादा होने लगेगा, टाइम भी वेरी करने लगेगा, तो आप असमान में चले गए, असमान गति में चले गए। ठीक है, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता होगा। तो जैसे देख लीजिए, ये है, लीजिए, ए से आपने को बी जाना है, और ये डिस्टेंस है, ये भी हम डिस्टेंस को सेम मान रहे हैं, डिस्टेंस को हम सेम मान रहे हैं, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। आपको समझ में आ जाएगा, एक ही चीज़ समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 मीटर और 1 मीटर, यहाँ पर लगा 5 सेकेंड, और यहाँ लग गया 7 सेकेंड, यहाँ लग गया 9 सेकेंड, और यहाँ फिर 5 सेकेंड लगा,
और यहाँ 3 सेकंड लग रहा, तो आइए आपका जो गति है ये असमान गति है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा आपको क्या पता चल गया, असमान गति तक बातें हो गई। ठीक है, तो ये हमारा आपका वन शॉट था सरल रेखा में गति का। क्या दिखे थे हम लोग, इंट्रोडक्शन आज किए थे। और इंट्रोडक्शन आपको पता रहना चाहिए कि किसी को भी हराना है तो पहला मुक्का उस पर एकदम अच्छी तरह से लगना चाहिए, उसके मुंह पर, ताकि वो उसी समय हार मान ले। अगर आपका मुक्का मिस कर गया तो आपको दे देगा। इसलिए पहला जो क्लास होता है, जो इंट्रोडक्शन का क्लास है, ठीक है, वो एकदम सटीक रहेगा, तो इसके आगे वाला क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो तो उसको पहला फैक्ट यानी पहला क्लास ज़बरदस्त मारना होगा, उसके बाद चीज़ें हमारा आसान हो जाएगी। ठीक है, और इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण आदि का बात करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो आज से हम लोग का जो फिजिक्स का जो मेन जो जहाँ से फिजिक्स स्टार्ट होता है वो चैप्टर का हमने स्टार्ट किया था, सरल रेखा में गति। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आज के क्लास में से, अगर आपका क्लास ये अगर अच्छा से कॉपी, नोटबुक और पेन लेकर के किए रहेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए धन्यवाद।